हमें लग रहा है कि रेखा जी अपनी बात रखें। मेरा नाम रेखा है, मैं रहती हूँ बेलैट स्टेट में, और हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। के जमाने से हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ खेती बाड़ी करते आए हैं। 100 साल से ऊपर हमारे यहाँ लोग जो रह रहे हैं, 100 साल से ज्यादा समय हो गया उन्हें। इस चीज के हमारे पास प्रूफ भी है। लेकिन हम खेती बाड़ी करके किसी का नुकसान नहीं करते थे, बल्कि दिल्ली को हरा भरा रखते थे। क्योंकि जो इतना प्रदूषण यहाँ दिल्ली में हो रहा है, उससे सबसे ज्यादा फायदा किसानों ने ही दिया है। क्योंकि यहाँ पे हरा भरा होना बहुत जरूरी होता है। ये लोग कहते हैं पेड़ लगाते हैं, हमने तो खेती को इतना हरा भरा रखा है, हमने दुनिया भर के पेड़ भी लगाए हैं खेतों पे, जैसे सरसों, पालक, धनिया, इस तरह की सब्जी भी हम लोग करते हैं। और इस सब्जी को हम दरियागंज की मंडी में और दूर दूर मंडी में, दरिया में जो लोग रहते हैं, सब तक हम ये हरी भरी सब्जी पहुंचाते थे। और इतनी सस्ती कि 2 रुपए 3 रुपए किलो। लेकिन जैसे ही हमारी सब्जी, हमारी खेती उजाड़ी गई है, तो हमारा तो खैर जो रोजगार था नष्ट हुआ ही है। लेकिन शहर के लोगों को भी वो ताजा सब्जी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब बाहर से सब्जी आएगी तो उसे बनने में टाइम लगता है। एक दिन बनेगा, वहां रहेगा, दूसरा माल खरीद के लाएगा, वहां रहेगा, तीसरे दिन आड़त पे पहुंचेगी, और आड़त पे से 1 या 2 दिन में बिकेगी। और बिकने के बाद जो बेचेगा वो 1-2 दिन के बाद बेचेगा। तो कम से कम 7-8 दिन जो सब्जी है, बासी सब्जी ही खाएंगे लोग, वो हरी भरी ताजी सब्जी नहीं मिलेगी। तो हमने तो इस शहर को हरा भरा रखा है बहुत अच्छे से। यहाँ पर हम लोग में से गाय भी पालते हैं, भैंस भी पालते हैं। उन गाय का दूध शहरों तक लोगों तक पहुँचाया है हमने, जो बहुत शुद्ध होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। जो शहर के दूध में सब में मिलावट होती है, सब जानते हैं आप लोग कि बाहर की कोई भी चीज आती है वो मिलावट बिना नहीं है। लेकिन हम लोगों की हर चीज शुद्ध थी, दूध हो गया, सब्जी हो गई। और यहाँ पे हम गेहूं भी, बहुत से लोग गेहूं पैदा करते थे, तो वो भी शुद्ध थे। हमने हर तरह से यहाँ पे इस शहर का फायदा किया, हमने नुकसान नहीं किया। लेकिन आज हम लोगों को यहाँ पे इतना नुकसान किया गया कि हमारी खेती उजाड़ी गई, हमारे घर उजाड़े गए, हमें इल्लीगल बताया गया, जबकि हम अंग्रेजों के जमाने से यहाँ रह रहे हैं। और आज हमें यहाँ से निकालकर रोड पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है, जबकि पिछले 13 महीने से हमारा धरना चल रहा था। लेकिन सरकार इतनी अंधी, गूंगी, बहरी हो गई है कि उन्हें पैसे के अलावा गरीब आदमी नहीं दिखाई देता। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैं गरीबी दूर करूंगा, लेकिन शायद वो भूल गए कि इन गरीबों को यहाँ से निकालकर गरीबी दूर नहीं होगी। इन लोगों को यहीं पर कहीं आस-पास में बसाया जाता तो शायद गरीबी भी दूर होती और लोग भी परेशान नहीं होते। लेकिन आज हमें यहाँ से बिल्कुल खाली ऐसे निकाल के फेंक रहे हैं जैसे कि हम इस भारत के नहीं हैं, कहीं बाहर से आके बस गए हैं। और जबकि पाकिस्तान से लोगों को लाकर रातों रात बसाया इन लोगों ने। और आज हम इस देश के वासी होकर आज हमें इतना भी हक नहीं है कि हमें यहाँ रहने के लिए जगह दी जाए। आज हमें यहाँ से बेदखल करके भेजा जा रहा है। और ये भी कहा जाता है कि हमने 2015 से पहले सबको घर दे दिए हैं। अगर हमें घर दे दिए हैं तो हम लोग यहाँ सड़क पर क्यों बैठे हैं? हमें क्या जरूरत है सड़क पर बैठने की? हम उन घरों में जाकर रहते हैं ना जो हमें घर मिले होते। लेकिन ये सच नहीं है, सच कुछ और दिखाया जाता है। और हम जैसे गरीबों को निकालकर हमारी जमीन हड़प कर फिर कल यही जमीन बड़े बड़े बिल्डरों को बेची जाएगी। जैसे अंबानी अडानी है ना, ऐसे ही लोगों को फंसाया जाएगा, यहाँ उन्हीं को बेच दी जाएगी ये सारी प्रॉपर्टी। लेकिन हम लोगों के लिए कोई नहीं सोचता। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने अपनी बेटियों को पढ़ाया, लेकिन आज हमारी बेटियों की ये दुर्दशा है कि सब घर में बैठी है पढ़ाई छोड़कर। क्योंकि जिसके पास घर ना हो, रोजगार ना हो, सड़क पर बैठा हो, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, पेट भरेगा या क्या करेगा? आज हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और हम आज यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि जिन लोगों ने, हम नहीं जानते किसमें सरकार मिली हुई है या डीडीए है या कौन है। क्योंकि जब भी हमने एलजी से मिलने की कोशिश की है हमें नहीं मिलने दिया गया, जब भी हमने रोड पर उतरने की कोशिश की हमें नहीं उतरने दिया गया। हमारी आवाज बाहर तक जाती ही नहीं, तो हमें क्या पता कि किसने क्या किया है। लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम लोगों को एक बार हमारे बारे में सोचा जाए। हमारे कागज देखो आप, अगर हमारे पास कागज नहीं है, हमारे पास पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड सभी यहाँ के प्रूफ हैं। और जो हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि हम 100 साल से पहले से यहाँ रह रहे हैं, वो कागज भी हमारे पास है। जो चाहे देख सकते हैं, कागज चेक कर सकता है। अगर हम गलत हैं तो हमें जेल
भेजा जाए। ये क्लियर कहती हूँ कि अगर हम गलत है तो हमें जेल भेजिए, लेकिन हम सच्चे हैं तो हमें ये बसाया जाए। धन्यवाद। हेलो, खराब होगा, कार्बन आ गया। सभी को राम राम, सभी को नमस्ते। और जो हमारे आए हैं हमारी मदद के लिए, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे आवाज़ को उठाने के लिए हमारे बीच में आए हैं। हमारी एक बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है जिसको मैं आपके सामने बयां कर रहा हूँ। हमारे पास 1930 से हम यहाँ पर रह रहे हैं। पहले ये घोड़ों के, कहते हैं कि अंग्रेजों के टाइम पर घोड़ों के घास के लिए ज़मीन दी गई। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में अधिक अन्य उपजाऊ योजना में ज़मीन इन किसानों को जो यहाँ पे घास बोने का या काटने का काम करते थे, उनको अधिक अन्य उपजाऊ योजना में ज़मीन दी गई। अधिक अन्न उपजाऊ योजना में जब अन्न की कमी होती, शायद राष्ट्रपति भवन में भी गेहूँ बो दिए गए थे उस टाइम पे। ये भी सुनने में आता है, हमने इतिहास में पढ़ा है कि अन्न की कमी होती तो राष्ट्रपति भवन में भी गेहूँ, लोगों ने छतों पे राष्ट्रपति भवन में गेहूँ बोते थे। तो ये ज़मीन जब दी गई थी। तो जब से हम यहाँ पर सब्जी अन्न उगाने का काम कर रहे हैं, और बाद में एक डीडी ने चाल चली, हमारे जो किसान थे भोले वाले थे, पढ़े लिखे थे नहीं, इस जमीन को लीज पे दे दी किसानों को। सोसाइटी बना कर गए 56 के अंदर, 56 में डीडी बनी। 56 में सोसाइटी में 2 सोसाइटी, एक दूध की और एक सब्जी की। तो सब्जी की जो सोसाइटी बना करके हमें लीज पे दे दी 5 साल के लिए। वो तो कहते हैं कि 5 साल के लिए दे, लेकिन जब से हम 1956 से यहाँ पर सब्जी बो रहे हैं, आज आकर कहते हैं फ्लड प्लान है। फ्लड प्लान के नाम पर हमारे को इस तरीके से, एक तरह से आतंकवादी या टेररिस्ट की तरह से हमारे को ट्रीट किया जा रहा है। ये लोग तो फ्लड प्लान में रहते हैं, लेकिन 56 में भी फ्लड प्लान था, 70 में भी फ्लड प्लान था, 2000 में फ्लड प्लान था, 2010 में भी फ्लड प्लान था। जब से हम यहाँ पर अपने जो खेती कर रहे हैं वो खेती आज अगर ग्रीन, हमें बायोसिटी पार्क बनाना है। दिल्ली के ऑलरेडी इतने सारे पार्क बने हुए हैं जिनमें आए दिन क्राइम होते हैं, उनमें गलत काम होते हैं। लेकिन ये जो जमुना खादर जो फ्लड प्लान है, इसके अंदर पार्क बनाने का क्या उचित है? करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लगा करके जनता का पैसा ही बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि ये कहते हैं फ्लड प्लान है, यहाँ पर जब बाढ़ आती है तो पानी भरता है, तो आप अरबों रुपया क्यों खर्च करना चाहते हो उसके अंदर? क्योंकि इनकी कमीशन बनती है, इनका जो कमीशन होती है उनके तक पहुंचती है। यहाँ पार्क बनाने का मैं कहता हूँ, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, पार्क बनाने का क्या उचित है? ये जमीन को किसान ऑलरेडी इतना ग्रीन बना के रखा हुआ है, इतना हरियाली जमीन बना कर रखा है, इसको इतना ग्रीन बना कर रखा, हर डोले पे हर 10 मीटर में एक पेड़ से ज्यादा मिलेगा आपको। ये जब किसान 20-20 साल 30 साल उन पेड़ों की रखवाली करता है, उनको लगाता है। और जो यहाँ ताजी सब्जी होती थी 2000 के अंदर यहाँ कम से 50 से 60 ट्रक सब्जी के निकलते थे, जो 60-70% दिल्ली वालों को मिलती थी। जो 60-70 ट्रक सब्जी के निकलते थे, उस टाइम पे मूली 2 रुपये 3 रुपये किलो हम बेचते थे। आज वही मूली बाजार में खरीदो तो 40 रुपये से 50 रुपये किलो। मेथी खरीदो तो पाव के हिसाब बताते हैं, 250 ग्राम का रेट बताएगा आपको सब्जी वाला कि 20 रुपये पाव, 30 रुपये पाव। और उस टाइम पे 20 रुपये में, 25 रुपये में 5 किलो मंडी में बेच के आते थे। 4-5 रुपये किलो दिल्ली वालों को सब्जी मिलती थी। मेथी हुआ, धनिया हुआ, पालक हुआ, ज्यादातर यहाँ पर हरी सब्जियां होती थी यमुना खादर के अंदर। लेकिन उन सबको उजाड़ करके पार्क बनाने का इन्होंने एक चैलेंज चलाया कि हम बायोसिटी पार्क बनाएंगे यहाँ पर। लेकिन बार बार मैं वही कहता हूँ, पार्क से क्या लाभ मिल रहा है लोगों को? पार्क में क्राइम मिलते हैं लोगों को, लेकिन यहाँ से 60 से 70 ट्रक दिल्ली वालों को। और हमारे कुछ किसान जो है वो यहाँ गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, जिससे ताज़ा दूध दिल्ली वालों को मिलता है। कम से कम नहीं तो हजारों लीटर दूध यहाँ से दिल्ली वालों को मिलता है। आप बाहर से दूध थैलियों में खरीदते हो, उसके अंदर केमिकल मिला होता है। दूध में जो आजकल जहरीले दूध मिलते हैं, जहरीले जो बर्फी बनाने के लिए माहौल थे, वो नकली मिलता है। तो ये सब जहरीले सामान खा रहे हैं लोग। हम यहाँ से हजारों लीटर दूध यहाँ से देते थे, गाय का, भैंस का, इन सब चीज़ों का दूध हम बाजार में बेचते थे। सब्जियाँ बेचते थे यहाँ से जो सस्ती मिलती थी। लेकिन आज वो दूध देख लो, 60 रुपये 70 रुपये लीटर भैंस का मिलता है, और हम बेचते थे तब यहाँ पर 20 रुपये 25 रुपये लीटर का दूध। तो इन सब चीज़ें, लेकिन इन चीज़ों से इनको जो बैठे हुए ऐसी कमरों में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आम जनता को, आम नागरिक को, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको, बड़े लोगों को। उनको तो फोन कर दिया, रिलायंस से सब्जी आ गई, जियो मार्ट से सब्जी आ रही है उनकी, उनको फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। लेकिन फर्क पड़ेगा आम जनता को, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको, जिनको सस्ती सब्जी मिलती थी यहाँ दिल्ली से। यहाँ दिल्ली के अंदर कभी अभी कोरोना में देखा आपने तो यूपी कहता था मैं दिल्ली के अंदर नहीं जाने दूंगा, हरियाणा कह रहा मैं दिल्ली में नहीं जाने दूंगा। सारे बॉर्डर से एक दूसरे के ऊपर बंद कर दिया, दिल्ली वालों को मजबूरन महंगी सब्जी खरीदनी पड़ी। और कोरोना के अंदर सारे बॉर्डर बंद कर दिए, वो एक दूसरे लड़ाई होती रही इनके अंदर। लेकिन नुकसान किसका हुआ?
दिल्ली के नागरिकों का, दिल्ली वालों का, कि उन्हें महंगी सब्जी खरीदनी पड़ी, महंगा दूध खरीदना पड़ा। जो दूध 30 रुपये लीटर मिला, उन्होंने कोरोना में 70 रुपये 80 रुपये लीटर दूध लेना पड़ा। लेकिन इन चीज़ों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज पार्क बनाने के नाम पर हमें यहाँ से बिल्कुल उजाड़ दिया जा रहा है कि हमें पार्क बनाना है, यहाँ से हटिए। जब आप यहाँ कहते हो बाढ़ क्षेत्र है, दूध क्षेत्र है, फ्लड प्लान है, तो अरबों रुपया लगाने का क्या उचित है? इन्हीं किसानों से कहते हैं आप यहाँ सब्जी उगाइए, अन्न उगाइए, यहाँ आप ये जो ऑर्गेनिक खेती करिए। ये कहते हैं कि ये खेती जहरीली, हम किसान का भी आपने देखा देश में किसान का जमीन को जहरीली बनाता है, पानी को जहरीला करता है। लेकिन इस तरीके से दिल्ली वालों को गुमराह किया जा गया। ये लोग तो एक तरह से यहाँ सब्जी जो बोते हैं वो जहरीली है, यहाँ पर केमिकल डालते हैं लोग। तो हमारे को सरकार हमारे को प्रोत्साहित करती है, हमारे को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि आप ये चीज़ मत डालिए, आप इस तरीके से खेती करिए। इनको सरकार को ये काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसको उल्टा करा, हमें यहाँ से हटा दिया कि ये लोग हम पार्क बनाएंगे यहाँ पर। आप देखते हो कि यहाँ पर 2000 में 2004 में इतनी ग्रीन यहाँ पर बना रखा था हमने, हरी सब्जी लगा के, पेड़ लगा के, एकदम एकदम ग्रीन। लोग आते थे घूमने, यहाँ आते थे। किसी को अगर कोई बीमारी हो जाती थी, जैसे कि जो ये कौन सा डेंगू बुखार हुआ और ब्लड रेट जिसके कम हो जाते, यहाँ बकरियों का दूध लेने आते थे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दूध देते थे बकरी का, कि भैया वो कहते थे हमारे को डेंगू हो गया, हमारे को बुखार, उसके अंदर प्लेटेट डाउन हो गई हमारे फैमिली में। हम कहते थे बिल्कुल ले जाइए, हम उनको फ्री में दूध देते थे उन लोगों को। हमने ये इतनी सेवा दिल्ली वालों की करी 1956 से, जब पहले 53 से जब अन्न की कमी हुई थी, जब से हम यहाँ दिल्ली वालों की सेवा कर रहे थे। लेकिन इन लोगों को ना गुजरा और हमें इस तरीके से यहाँ से उजाड़ रहा है कि यहाँ पे खेती करनी ही नहीं है। खेती नदी का और किसान का जन्मों का साथ है। खेती जो होती है नदी के किनारे ही होती है, ना कि कहीं रेगिस्तान में जाके। फ्लैट तो आप रेगिस्तान में बना लोगे, जहाँ पानी नहीं है फ्लैट तो वहाँ भी बनाएंगे, आप नल डाल दोगे, उनके नल से पानी ले जाओगे। लेकिन खेती को कैसे करोगे? किसान को आप बचाओगे नहीं, खेती को नहीं बचाओगे तो खाओगे क्या? फ्लैट कोई खाने के लिए नहीं देगा। आप यहाँ पे फ्लैट बनाओगे जो, और सारी दूध चीज़ें, अक्षरधाम मंदिर इस यमुना खादर में बना हुआ है, मेट्रो का डिपो यमुना खादर के अंदर बना हुआ है। खेल गांव के जो फ्लैट बने हैं जो 14 करोड़ के बिक रहे हैं, वो यमुना खादर के अंदर बने हुए हैं। लेकिन खेती नहीं कर सकते, किसान को यहाँ पे खेती नहीं करने देंगे लोग। इन किसानों को तो बर्बाद कर देंगे, इन किसानों को बर्बाद कर दिया। पूरे 22 किलोमीटर का एरिया वजीराबाद से लेकर ओखला तक पूरा का पूरा एरिया इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्कुल किसानों को खत्म कर दिया। जो सब्जी निकलती थी 60 से 70 ट्रक, वो सब खत्म कर दी। आज सब्जी आप बाजार में खरीदो तो इतनी महंगे आसमान छुए होता है। रोज डेली न्यूज़ पे चलता है आज सब्जी का रेट ही बढ़ गया, आज दूध का रेट बढ़ गया। क्यों हो रहा है सब? जब आपने यहाँ से हजारों भैंसों को उजाड़ दिया, हजारों बकरियों को उजाड़ दिया, यहाँ से हटा दिया, बिल्कुल हजारों गायों को आपने नष्ट करवा दिया, यहाँ से उनको हटा दिया, तो कैसे आपको दूध सस्ता मिलेगा? कैसे आपको सब्जी सस्ती मिलेगी? बेटा आराम से बोलना, घबराओ मत। यहाँ खड़े हो जाओ। गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पायल है, मैं 15 साल की हूँ। मुझे यहाँ 15 साल हो गए रहते रहते, आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। और मैं स्कूल भी नहीं जा पा रही हूँ, मेरे को पढ़ाई की बहुत दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे कोई पानी की भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि सारे नल तोड़ दिए कि छाँट के पानी इतनी दूर से दरियागंज से लाना पड़ रहा है। और पीने के लिए भी पानी साफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा पानी है। और यहाँ पे नहाने की बहुत दिक्कत हो रही है, लेडीज़ को भी और बच्चों को भी। लड़कियाँ बड़ी बड़ी हैं यहाँ पे, और हमको बहुत दिक्कत है पढ़ने की भी। हम कैसे स्कूल जाएं, क्योंकि मम्मी पापा काम पे जाते हैं। फिर अगर हम भी स्कूल जाएंगे तो घर का सामान कौन देगा? कोई ले जाए उठा के, तो हम क्या करेंगे? सरकार को हमारे लिए भी कुछ सोचना चाहिए। मेरा नाम परी है, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। हमें यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारा घर का सामान सारा खुले में पड़ा है रोड पे, और मम्मी पापा तो काम पे चले जाते हैं। अगर हम स्कूल जाएंगे तो घर का ध्यान नहीं रख पाएगा कोई, इसीलिए हम दिक्कत हो रही है हमें बहुत। और नहाने धोने के लिए कुछ है नहीं, और ना पानी है किसी चीज़ का, ना टंकी का, ना पीने के लिए, ना खाना भी नहीं कोई बनाता इतनी जल्दी, इसीलिए हमें बहुत दिक्कत हो रही है। थैंक यू।
मेरा नाम रमेश है, रमेश्वरी कहते हैं मेरे को। मैं जो हूँ 60 साल की हूँ। 60 साल से मैं यहाँ खेती कर रही हूँ। 60 साल से यहाँ खेती कर रही हूँ। मगर मैं 4-5 भैंस भी रखती थी, 2 बछड़े गाय रखती थी। मगर हल चलाते थे अपने हाथों से। अपने हाथों से हल चला कर हमने सब्जी उगाते थे, गन्ना भी बोते थे, सब्जियों के मतलब हर चीज़ हमें बो करके हमने अपना ये पालन करा था। आज हमारे खेतों में सब खड्डे टीले पत्थर डाल करके सब बर्बाद कर दिया हमें। और आज हमें रहने भी नहीं दे रहे। आज हम घर से बेघर हो रहे हैं। इस टाइम हम बिल्कुल बर्बाद हो गए। क्या 2-3 साल हो गए घर से बैठे खाते खाते हमारे बस की नहीं है। हम कहाँ जाएं अब? इस टाइम तो हम बर्बाद ही हैं। अब करें तो करें क्या, कहाँ जाएं? रोज़ की दूसरे दिन की बिल्डोजर आ जाते हैं। बिल्डोजर कहते हैं भगो यहाँ से, तो कहाँ जाएं ठाके? घर नहीं, दर नहीं। जो कमाया वो खाया और सरकार को दे दिया। और क्या करते हम? सरकार को क्या, हम सरकार क्या फ्री में करवा रही थी हमसे काम? पैसे लेती थी, लगान ठाती थी। कोई वैसे नहीं करती थी। कोई हम वैसे ही बैठे थे एक जगह, क्या इनकी खेती को उपजाऊ कर रहे थे एक जगह, तो खुद भी तो खा रहे थे हमसे ले ये छोड़ रहे थे हम पे। लगान तो हमसे हर महीना पर्ची काट देते, हर साल देते थे। क्या छोड़ते थे हम पे? ये कुछ नहीं छोड़ते थे। पर हम तो जितना कमाया उतना खाया, खा के लगान वाकू दे दिया। हमने तो बस उतना ही काम करा। हम पे ना कुछ भी छत भी नहीं है हमारे। तो कम से कम आकर देखना तो चाहिए उन्हें, क्या हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सड़क पे पड़े रहेंगे, कब तक पड़े रहेंगे भैया सड़क पे? हम हैं आते हैं बिल्डोजर लेके आ जाते हैं, मुँह उठा के भगो यहाँ से कहाँ जाएं? हमें जाने का ठिकाना भी तो बता दे कि वहाँ पड़ जाओ, जाके वहीं हम पड़ जाएंगे। तकरीबन हमारे यहाँ पर गंगा स्टेट के अंदर 4 पीढ़ियां खत्म हो गई। अब लगा लो कि आप बीती शासन काल से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि इसके दस्तावेज नहीं दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने कोई मान्यता नहीं दी जाती। क्योंकि हमारे जो भूकर लगान की रसीदें थी वो रसीदें वैलिड थी, क्योंकि बीती शासन काल में जब एक लगान के माध्यम से वो रसीदें दी जाती थी हमें, तो वही हम तपोस है। उसके बाद जो भी दस्तावेज आजादी के बाद बने वो सारे दस्तावेज हम पे मौजूद हैं। और आज जिस प्रकार से एक एलजी महोदय ने हम पे मुहिम चलाई, हमें घरों से बेघर कर दिया गया। क्योंकि मोदी जी ने कई बार झूठे सपने दिखाए, जहां झुग्गी भरे मकान, लेकिन सरकार के माध्यम से भी जहां पर बैठाया गया उन लोगों का पुनर्वास किया गया। यह हमारा दुर्भाग्य है, या एक सरकार की दोहरी चाल, दोहरी नीति जो हमारे साथ की गई। क्योंकि 100 साल से ऊपर होने के बावजूद भी हमें कई पुनर्वास का वो नहीं दिया गया। एक हमारी तरफ से तो ऐसा महसूस होता है हमें कि पुनर्वास एक काम सीमित रह गया। ये सरकार की चाल, क्योंकि जब सरकारें एक अन्याय करती है पब्लिक पर, तो पब्लिक मजबूरन रोड पर उतरती है। आप लोगों ने देखा 1 साल से ऊपर फिरने को हो गया हमें चलाते हुए। ये मोदी बिहारी सरकार आज तक हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा, कोई विचार नहीं किया, किसी प्रकार का समाधान नहीं किया। ये स्थिति पैदा कर दी, जो हमारे खाने पीने का सामान था वो भी जेसीबीओ से खड्डे खुदवाकर दबा दिया गया। क्योंकि हमारे साथ जो जुल्म, जो न्याय आज हो रहा है, ये शायद किसी के साथ ना हो। हम भी ये कहते हैं कि ऐसा, ये हमारा ही दुर्भाग्य है, बेला स्टेट का दुर्भाग्य है कि जो हमारे साथ सरकारें ऐसा व्यवहार कर रही है। क्योंकि इसमें पुलिस प्रशासन भी उन्हें सहयोग कर रहा है। कहते हैं कि पुलिस प्रशासन हर व्यक्ति के साथ है, हर एक आम आदमी के साथ है, लेकिन हमें यहाँ पर यह महसूस हुआ कि गरीब आदमी के साथ कोई नहीं है। कोई गरीब आदमी के साथ जिस भी प्रकार से एक तानाशाही तरीके से उन्होंने जो न्याय किया है वो शर्मसार करने वाला है। क्योंकि कहते हैं मोदी जी
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज हमारी बेटियां खुले आसमान के नीचे खुले में रह रही है, खुले में सोच जा रही है। उनकी शिक्षा पर भी आपत्ति आ गई है। यहाँ पे मेरे जब घर तोड़ दिए, हमारे सामानों को गड्ढे खोदकर दबा दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि उनकी किताबें नहीं दबाई गई, उनका सब कुछ दबाया गया। स्कूलों की ड्रेसें दबा दी गई, स्कूलों के बच्चे दबा दिए गए। तो आप ये बताइए कि जो ये वादे करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ पर पूरे के गरीब आदमी के लिए तो कोई वादे नहीं है। आज ऐसा महसूस होता है कि ये लोग गरीबी नहीं हटा रहे, भारत से गरीबों को हटा रहे हैं। क्योंकि हम भी इसी देश के नागरिक थे। आजादी से पहले के जब हम लोग रह रहे थे, देश आजाद हो गया, लेकिन आज भी हम इन सरकारों के गुलाम हैं। जिस प्रकार से भी तानाशाही तरीके से जो भी हमारे लिए स्टेप उठाते हैं, उसमें हम उस जुर्म को सहते हैं, ये सबके सामने है। क्योंकि ये पुनर्वास का हमने खाली एक ही इन पे मांग रखी कि हमारा कहीं पर पुनर्वास किया जाए। इस पुनर्वास को भी कहीं नहीं सुना गया, ना कोर्टों के माध्यम से सुना गया, न एलजी, हम पीएम हाउस, एलजी हाउस, शहरी विकास मंत्री, हमारे एरिया के सांसद, सभी के पास जाकर हमने इस विषय पर बार बार जाकर अपील की, दरखास्त लगाई कि हमारे साथ ये समस्या है, उसका समाधान करिए, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। तो मजबूरन आज हम लोग इस समय पर बैठे हुए, पर स्थिति आई तो हम लोग अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हेलो, मैं बेरा स्टेट का एक किसान हूँ और यहाँ पे हम 1928 से खेती कर रहे हैं। मेरी उम्र इस टाइम 76 साल है और हम यहाँ जमुना खादर के अंदर सब्जी, फूल, फ्रूट, नाज, गेहूँ सब चीज पैदा करते हैं और दिल्ली को ताजी सब्जी देते हैं हम। यहाँ गवर्नमेंट ने हमारे को आज उजाड़ दिया और हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। तो मेरा यही कहना है सरकार से कि हमने क्या गुनाह करा है यहाँ आके। कोई हमने प्रदूषण नहीं फैलाया, कोई गंदगी नहीं फैलाई, सिर्फ खेती करी हो तो हरियावली करी है, कोई हमने यहाँ गंदगी नहीं फैलाई है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली को सब्जी दे रहे हैं। जय जवान जय किसान। हमारा जवान जो है बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहा है और किसान क्या कर रहा है? किसान जनता का पेट भर रहा है। तो ये गवर्नमेंट ही सोच रही, आज ये गवर्नमेंट कह रही है पाकिस्तान जो है भूखा मर रहा है, उस पर गेहूं नहीं है, 200 रुपए किलो, 180 रुपए गेहूं बिक रही है, आटा बिक रहा है। क्या हिंदुस्तान में भी यही गवर्नमेंट करवाना चाहती है? क्या हिंदुस्तान में भी 200 रुपए किलो आटा बिकवाना चाहती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, सरकार से, जब ये नाज और पैदावार की जमीन को खत्म कर रहे हैं तो पैदा कहां से होगी? क्या गेहूं फैक्ट्री में बना लेंगे या खाने का सामान फैक्ट्री में बन जाएगा? मेरे को यह बताया जाए। तो मेरा यह कहना है कि जय जवान जय किसान। किसान हमारा खेत पैदा कर रहा है, जनता का पेट भरता है और हमारा जवान जो बॉर्डर पर खड़ा है हमारी रक्षा करता है। तो हमारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने ये एक नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। मेरे को अच्छी तरह याद है कि जब सन 1965 की लड़ाई पाकिस्तान से हुई थी तो हमारे बहादुर जी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने ये ऐलान रात को करा था 12 बजे कि छत के ऊपर भी नाच बो और जो पार्क खाली पड़ा उसमें भी नाच बोलो, सरकारी जमीन पड़ी उसमें नाच बोलो, क्योंकि जनता को खाना चाहिए है। और आज ये सरकार है जो लोग पैदा कर रहे हैं उसको यहाँ से भगा रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं। किसान के हिंदुस्तान में कोई वैल्यू नहीं है। आज का जाकर देखो इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, कहीं पे भी जाके देखो, अमेरिका में किसान सुखी है, उसको हर सुविधा मिलती है। और हमारा हिंदुस्तान के अंदर ये दुर्भाग्य है किसान का कि आज उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि ऐसा ना हो जो पाकिस्तान में 180 रुपए किलो आटा बिक रहा है वो हिंदुस्तान में 200 रुपए किलो ना बिकने लग जाए। ये जानते जो अफसर लोग हैं, ये नेता लोग हैं, इनसे ये पूछा जाए कि सुबह उठते आप उठते हो, जब सुबह नाश्ते से रात को सोते हो तो रोटी खा के सोते हो आप, और सुबह उठते हो तो आपको भूख लगती है। क्या रात को आप हल चलाते हो या रात को कोई जो पहाड़ तोड़ते हो ये तुम्हें सुबह भूख लग जाती है? सुबह होकर ये पेट रोटी मांगता है।
और सुबह कहता है मैडम एक कप चाय बनाए हैं, बिस्कुट लिया है। चाय कहां से आती है? बागवान से आती है। बिस्कुट कहां से बनता है? गेहूं से बनता है बिस्कुट। तो ये कोई नहीं सोचता, आगे की सोच रखो। तो मेरा यही कहना है, हमको यहाँ 80 साल 100 साल हो गए खेती करते, आज हमारी पेट पर लात मारा जा रही है। हम जो यहाँ पार्क बना रहे हैं, मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ, 1600 करोड़ का 1600 करोड़ का ठेका दे रहे हैं यहाँ। और मैं ये लिख के देता हूँ कि यहाँ 2 नंबर का काम हो रहा है बेला स्टेट के अंदर। जो ठेकेदार ने ठेका ले रखा है, जिस पर रोड़ी 6 इंच पड़ रही थी, उस पर 2 इंच रोड़ी पड़ रही है, और वो भी मलबा ला के डाला जा रहा है। तो ये गलत काम हो रहा है जी। ये यहाँ पर 2 नंबर का काम हो रहा है, कोई नहीं है। जब ने सफाई कर रहे हैं, इसकी मैं साबुत दे सकता हूँ, कोई सफाई नहीं हो रही है, सब कागजों में पूरा काम हो रहा है। ये सफाई के नाम पे गवर्नमेंट को ठगा जा रहा है। और ये अफसर लोग हैं, ये जो है तो सब कमीशनों पे काम हो रहा है, 1 नंबर में कोई काम नहीं हो रहा। मैं पकड़वाऊंगा इनकी चोरी। तो मेरा यही कहना है, हम 80 साल से यह खेती कर रहे हैं और आज हम बेकार हो गए हैं। आज कोई नौकरी नहीं है। आज 80% हमारी जनता 80 साल 70 साल उम्र है, क्या उनको नौकरी मिल जाएगी? उनके बच्चे अनपढ़ हैं, हमेशा खेती में काम करा है, तो कहाँ नौकरी मिलेगी? नौकरी मिलती है 8,000 9,000। 9,000 में क्या होता है? 9,000 के अंदर क्या होता है? आजकल कोई पेट पाल लेगा, जिसके घर में 4 मेंबर है 5 मेंबर है, वो 9,000 में 8,000 में क्या घर पाल लेगा? तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया यहाँ जो सब्जी पैदा कर रहे हैं? जब यहाँ जमुना की सब्जी पैदा होती थी तो 200 रुपए किलो 5 रुपए किलो बिकता था। बथुआ, मेथी, पालक, सरसों, ये चीज, मूली, सलजम। और आज क्या भाव बिक रहा है? 40 रुपए किलो 50 रुपए किलो। जब जमुना की जमीन सब्जी खत्म हो जाती है, बाढ़ आती है, तो 80 रुपए किलो सब्जी बिकती है। जो अमीर आदमी है, नेता लोग हैं या अफसर हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके तनख्वाह 1 लाख है, 80,000 तनख्वाह है, उनके लिए तो 100 रुपए किलो बिक जाएगी, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो एक गरीब को पड़ेगा, एक जनता को पड़ेगा। एक गरीब आदमी 80 रुपए किलो की सब्जी कौन खरीद लेगा? इसका जवाब दिया जाए। तो मेरा यही कहना है हमारे से, गवर्नमेंट से, कि हम यहाँ बैठे, हमारे कहीं बसाया जाए। हमारे को जमीन के बदले में कहीं जमीन दे दो, वहां पे भी खेती करेंगे। हम हरियावल कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हरियावल कर रहे थे। हम कोई बिल्डिंग नहीं बना रहे थे, यहाँ कोई कचरा नहीं फैला रहे थे, जनता की सेवा कर रहे हैं। जय जवान जय किसान। तो हम तो जनता का सेवा कर रहे हैं। अगर मैं 1984 के इंदिरा कांड के अंदर मैंने 200 क्विंटल सब्जी दिल्ली को दी है, जबकि कर्फ्यू लगा हुआ था, लोग वहां सब्जी के लिए भागे फिर रहे थे, 100 रुपए किलो 200 रुपए किलो सब्जी नहीं मिल रही थी। और मैंने दिल्ली दरियागंज मंडी के अंदर, जैसे मूली, पालक, सर्दी का मौसम तो हरी सब्जी थी, 200 क्विंटल सब्जी मैंने सप्लाई करी है। तो क्या मैंने गुनाह कर दिया? ये जनता का पेट भरा है ये, और आज हमारे पेट पर लात मारी जा रही है। ये कैसी गवर्नमेंट है जो आज हमारी सुनाई नहीं है? जो आदमी 80 साल से 100 साल से जमीन पे बैठा है और आज के लिए कुछ भी नहीं है, ये तो सब अंधेर खाता हो रहा है, सरासर ये तानाशाही हो रही है। तो मेरा यही कहना है कि इन गरीबों को सुनी जाए और इनके लिए कुछ सोचा जाए। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो। अरे जब हम 60-70 साल से रह रहे हैं ना, मैं लड़की पढ़ रही लिख रही है, पानी छोड़ रहे नहीं है, नहावे धोवे पानी नहीं है, तो बच्चे गंदे के कपड़े में रह रहे हैं, जमुना का पानी पी रहे, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो कैसे जाए साहब? जब सरकार ने क्या करिया है, पूरी जमीन का तोड़ के गड्ढे में राशन गाड़ दे हमारे, रोटी पानी नहीं करने दे रहे, दिन रात कह रहे कि चलो चलो भजो भजो भजो। ऐसे कैसे हम बच जाएं अपनी जमीनें छोड़ के? अपने बच्चे भी है तो लड़की पढ़ रही है, तब तो मोदी कहता कि इतनी पढ़ाओ लिखाओ बच्चे बचाओ। अब का मोदी कहाँ मर गया, कहाँ केजरीवाल मर गया, तो हम ऐसे रो रहे रोड पे बैठ के कमार चौरे में हम कच्ची दरमाश पड़ रहे हैं। तो मैं और बटन बंद हो गया, बटन देख, बटन हेलो, हम मूलचंद की लाल घाट के रहने वाला हूँ। हेलो, राजघाट मूलचंद बस्ती बेला स्टेट के रहने वाला हूँ। मैं गांव का नाई हूँ, मेरा नाम अलाउद्दीन है। और किसी टाइम में हमारे पिताजी रहते थे, बीपी सिंह के टाइम से
हम रहने वाले, हमारे पिताजी रहते थे। किसी टाइम में हम बाल काटते थे और कभी किसी टाइम में मजदूरी भी करते थे खेतों में। हम कहना चाहता हूं सरकार से, सरकार कहां सोई है? और दिल्ली बहरी सरकार, जहां झुग्गी जहां मकान, वहां सरकार जी और दिल्ली के सरकार जी से कहना चाहता हूं कि जहां झुग्गी जहां मकान, नहीं, ये नहीं हुआ। जहां झुग्गी जहां शमशान घाट। आज फिलहाल मौके पे, ज्यादा दिन नहीं, ज्यादा टाइम नहीं, अभी फिलहाल मौके पे हमारी झुग्गी तोड़ी गई। हमारी हालत, हमारी रहना सब, जो कि हमारे अच्छे टाइम कट रहे थे, हमारे दिन कट रहे थे, हम अच्छे रह रहे थे। और कहने की बात है अभी फिलहाल में हमारे ऐसे जो कि हालत कर दी है दिल्ली सरकार, जो कि वो कहते हैं कि भाग जाओ भाग जाओ। हम कहां जाएं? अब सरकार से कहना चाहता हूं कि हम कहां जाएं? हम भारत के निवासी हैं, भारत के रहने वाले हैं। हम सरकार से कहना चाहता हूं हमें कहीं छत दिया जाए, हमें पुनर्वास किया जाए। हम जब तक सरकार हमारी सरकार से कहना है कि हमें जब तक छत नहीं मिलेगा हम यही रोड पे पड़े रहेंगे। और 1 साल से हम धरना चला रहे हैं और सरकार जो दिल्ली बहरी बैठी है वो तो नींद की चैन सो रही है। हमारे ऊपर क्या हालत बीती है? हम भारत के रहने वाले हैं। हम कहते हैं सरकार से हमारी आवाज सुनो, हमें देखो और जागो कि हम किस हालत में, राजघाट बिना स्टेट के रहने वाला हूं, हमारी आगे हालत देखिए। आप क्या देखोगे? आप तो नींद की चैन सो रहे हो, एसी में सो रहे हो। मरने दो जनता के, मर रही तो मरने दो। एक किसान मजदूर अपने जो कि राजघाट बिना स्टेट में 3-3, 4-4 पीढ़ियां जो कि गुजार चुकी है, उसकी सरकार जो कि केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं हमारी आवाज आप तक कानों तक पहुंचे और हमारी जो कि हमें सुरक्षित एक जगह बसाया जाए। और केंद्र सरकार भी और केजरीवाल सरकार भी दोनों कहे जहां झुग्गी जहां मकान। झूठे वादे झूठे सपने और झलवा बोले तो झलवा दिखाए। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक हमारा मकान नहीं मिलेगा। हम अपना लेके रहेंगे, पैसे भरेंगे, अपना पेट लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसके बारे में बोलो ज्यादा। हाँ, हेलो, हेलो, सभी को राम राम। किसान के बारे में। हाँ, मीडिया साथियों को धन्यवाद। तुम्हें भी नहीं बोला, तुमने इधर ले गए कमीशन पे बात को। अरे हमारी पीढ़ी बोला सब्जी 4-4 पीढ़ियां यहाँ पे गुजर चुकी हैं। किसानों की ये जमीन जब उबड़ खुबड़ जमीन थी और इस जमीन पे किसी ने कोई सरकार का कोई ध्यान नहीं था। उस दौरान ये जमीन बड़े बूढ़ों ने इकसार करी, ढूंढ वगैरह थे, इसे लेवल में बनाया किसानों ने मेहनत कर करके। आज इस जमीन पर किसानों ने जब अच्छी खासी जमीन प्लान कर दी, खेती बाड़ी कर कर, पानी से पेड़ पौधे लगाकर, आज सरकार की इस पर निगाह डाली आ गई। सभी सरकारों ने इस पर निगाह डालकर कब्जा शुरू कर दिया डीडीओ वालों ने। जबकि ये सरकारी जमीन थी तो हमें बस में ही क्यों दिया? 4-4 पीढ़ी जमने से पहले से भगा दिया जाता। प्रशासन को नहीं पता 1961 से हमारे वोट बने हुए हैं, 1975 से 1961 से वोट डालते हुए आ रहे हैं। 2023 में भी इनके इलेक्शन वोट हैं। जब सरकारें यहाँ आई वोट मांगने के लिए, तो जब सरकारें यहाँ पे वोट मांगने आई तो उन्होंने कहा कि आपकी जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान भी बनेंगे, पानी का व्यवस्था भी करेंगे, क्रूज पर रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। सारी सरकारें वोट मांगते समय सभी नेता यहाँ पर आए। आज हमारे बीच में कोई नेता नहीं आ रहा, ना अरविंद केजरीवाल आ रहा, ना मोदी आ रहा, ना कांग्रेस का कोई साथी हमारे बीच में आ रहा। जब इलेक्शन होता है सारे नेता यहाँ पर आ जाते हैं, सभी लोग देखते घर घर घूमते हैं वोट मांगते समय और एक से एक वादा देते हैं कि हाँ हम तुम्हारे लिए ये सुविधा करेंगे। ये किसान 1928 से लेकर लगातार आ रहा है। हर किसान के पास 2-2, 4-4 पशु रहे हैं। इन्होंने हरी भरी सब्जियां दी हैं,
और दूध ताजी दूध दिया है सरकारों को और जनता को आपको खिलाया पिलाया है। आज यहाँ पे बेघर हो रहे हैं। 2015 तक का भी कोर्ट ने ये कहा है कि पुनर्वास का आपका हक बनता है। आज यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए, लोगों के 2004 से भी पहले के पहचान पत्र हैं, 1965 की पोल लिस्ट है, 1961 की भी पोल लिस्ट है, लेकिन इनका कहीं भी पुनर्वास नहीं करा गया। और लगातार यहाँ पर खेतियों की रसीद देखी जाए, 100-150 साल से इनकी रसीद भी है। यहाँ एक से एक किसान, कोई 100 साल पहले आया, कोई 150 साल पहले आया, आज इनके लिए कोई छत नहीं। जो कल के आए हुए थे 2004 में इन्हें जगह दी है, वो बस्ती के लोग जहाँ बस गए उन्हें घर दे दिए गए, किसानों को कोई घर नहीं दिया गया। सबके जानवर सब उठा के इधर उधर फेंक दे, बहुत से जानवर भी गायब हो गए हमारे, इतने जानवर थे लापता हो गए, जानवरों का भी पता नहीं चल रहा। और डीजे वालों ने इधर से उधर गायब करके सामान दबा दिया, 1 रुपए से लेकर लाखों तक का सामान था घरों में, वो सब कुछ तहस नहस कर दिया। आए दिन अपने साथ कंगलों को लेकर आते हैं, जो जमुना बाजार में कंगले होते हैं वो रात में चोरी करते हैं, वो दिन में अपने साथ लेकर आते हैं। इतना दुष्व्यवहार हमारे साथ करा जा रहा है, डीजे तानाशाही कर रही है गरीबों के साथ में। और 13 महीने से हमारा धरना चल रहा है। ये गूंगी बहरी सरकार, एलजी हुआ, प्रशासन हुआ, एमएलए एमपी, सबको पता है कि इनकी ये दशा हो रही है और ये बहुत साल पुराने किसान और मजदूर रहते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सरकार अनसुनी कर रही है। जय हिंद, जय भारत। हेलो, मान लो एक ही बात मैंने इलेक्शन में नेता को भी घेर दिया, सही है, अलग-अलग बात होनी चाहिए भाई। अब एक मीडिया नमस्ते, मेरा नाम रेखा है, मेरा जन्म यहीं का है, मैं यहीं पली बड़ी हुई और मैंने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन एमए सब यहीं से किया और मेरी शादी भी यहीं हो गई है। जब मैंने ये देखा है कि हमारे देश भारत में हम हमेशा अच्छा पढ़ते आए कि हमारा देश महान है, पर अब ये चीज़ समझ में आ रही है महान पता नहीं किस जमाने में था, पर हमें कोई महानता नज़र नहीं आती। जब सरकार को ये जगह चाहिए ही थी तो इतने सालों से हमें पड़े क्यों रहने दिया? जब उन्हें इस जगह की ज़रूरत महसूस हुई तो हमने जब अपने सपने यहाँ बोलिए, रहने लगे और अपना जीवन यापन करने लगे और कई पीढ़ियाँ हमारी यहाँ से बीत गई, गुजर चुकी हैं और अभी भी हम यहाँ पे हैं। मतलब एक जड़ है, हम बस छोटी छोटी शाखाएं हैं यहाँ की, इतनी मजबूत जड़ है हमारी, पीढ़ियाँ गुजर चुकी है। पर उनको जब जरूरत महसूस हुई तो हमें भेड़ बकरियों की तरह हटा दिया यहाँ से। क्या हमारी कोई वजूद नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? हमारे सपने नहीं हैं? भेड़ बकरियों के लिए भी, गायों के लिए तुम इतने नारे लगाते हो, हम इंसान कुछ नहीं है? उनके लिए तुम गौशाला खुलवाते हो, इतने इतने बड़े पोस्टर लगाते हो, उनके लिए बोलते हो, उनके लिए योजनाएं लाते हो। जानवर से भी बदतर हो गए हम। ये ऐसे उजाड़ के चले गए और ड्रोन से, कैमरे से हम पे निगाह रखी जा रही है जैसे कोई हम आतंकवादी हैं। कोई जगह नहीं छोड़ी है, हम ये बैठी हैं हमारी सारी महिलाएं, ना नहाने की है ना शौच जाने की है, फिर भी यहाँ पड़े धूल मिट्टी में। तुम्हें जब वोट चाहिए होते हैं तो तुम सर पे बिठा लेते हो, पैरों में आके हमारे पैर छूते हो। जब तुम्हारी ये सारी नीतियां और ये तुम्हारे प्रोजेक्ट निकले होते हैं, कहाँ चले जाते हैं? जब तुम्हारा काम निकल जाता है तो हम एक कूड़ा हो जाते हैं जिसकी तुम सफाई कर देते हो। हम कहाँ पे जाएं? हमारे पास नहीं है इतना पैसा कि हम दिल्ली जैसे शहर में कोई घर ले सके। घर तो बहुत दूर है, लोग बात किराए के लिए मकान ढूंढने, कमरे ढूंढने के लिए अभी तक धक्के खा रहे हैं। जो 8-10 हज़ार रुपए सैलरी लेता है या कमाता है, वो 8-10 हज़ार रुपए मकान का किराया दे देगा तो अपने बच्चों को क्या जहर दे दे? ये सरकार जो हमारी दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है और जितना भी शासन प्रशासन है, जैसे मेरे भाइयों ने बताया, सबकी निगाहों में 13 महीने से 2 अप्रैल से हम बैठे हुए हैं। मगर वही है ना, हमारे देश में गरीबों की, निर्धनों की और जो बेबस मजबूर होते हैं उनका कोई वजूद नहीं होता।
एड़ियां घिसते रहो, नाक रगड़ते रहो, चाहे तो मर जाओ साड़ा, बाढ़ में जाओ। सिर्फ एक वोट के टाइम पे पता नहीं कैसे हमारे पास आ जाते हैं। बेशक से मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और इतने धक्के खाए मैंने, सब जगह गई हूँ, धरने में भी लगातार बैठी हूँ, बस कुछ फायदा नहीं है। बस ये एक चीज समझ में आ गई कि हमारे देश में गरीबों का कोई वजूद नहीं है। बस एक नीति बना रखी, लोकतंत्र है देश, वोट का हुआ है, तानाशाही है, बस नाम का लोकतंत्र रह गया, कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई मानवाधिकार नहीं है। जो सरकार फैसले ले ले, जो उनको अच्छा लगे वो ही होगा। सिर्फ एक तानाशाही चल रही है, नीतियां लाते हैं, लागू करते हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, ये वो। हमें आज तक क्यों नहीं मिली? जाते हैं हम, बहुत धक्के खाते हैं, लाइनों में लगते हैं। जब भी कोई सरकारी काम होता है तो हम आम पब्लिक को घसीटा जाता है, जितनी भी राजनीति होती है हमारे ऊपर करी जाती है। कोई वीआईपी वीवीआईपी क्यों नहीं दिखता लाइनों में? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? जितने भी तुम्हारे प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ भी होती है, योजनाएं होती है, उनके नीचे ये सीमेंट, ये कब्र है हमारी। यहाँ पे भी हमारी बसा बट्टी रह रहे थे हम, हमें उजाड़ के रोड निकाले गए। ये फ्लाईओवर नहीं है, इसके नीचे हमें दफनाया गया, हमें भगाया गया। ये सीमेंट की कब्रें हैं जिनमें हमें दबाया गया है। उनको जब जरूरत होती है तो हमें उजाड़ के फेंक देते, उन्हें कोई मतलब नहीं कि तुम्हारी यहाँ कितनी पीढ़ियां गुजरी है। जब इतना ही जरूरी होता है तो लोगों को वहां रहने क्यों देते हो? शुरू से हटा दो ना। या तुमने तो ये सोच लिया कि यहाँ शिखर सम्मेलन आ रहे हैं, तुम्हारे बाहर से जीजा लोग आ रहे हैं, अरे गरीबों को क्या हटा रहे हो? गरीबी हटाओ ना। सुंदरीकरण करना है तो एक सुंदर सा गांव बसाओ, उनमें इन गरीबों को बसाओ। चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तुमने तो ये गरीबी हटा के फेंक दिए, ये गड्ढे खोद रहे हो, साथ के साथ हमें भी गाड़ते जाते। हमारा सामान गाड़ा तुमने, हमारे लिए तो हमारे लकड़ी कंडे, ये हमारा सामान था, भेड़ बकरियां भैंस। हाँ, हमारे पास और कोई धन तो है नहीं, उनको तुमने दबा दिया। हम पैसे वाले नहीं है जो हमारे पास लग्जरी सामान होगा, हमारे लिए यही हमारी पूंजी थी। अब कहते कहते रोना आता है। बहुत जगह गए, जिसने जैसा बोल दिया, हाँ जी सर जी, हाँ जी मैडम जी। इलेक्शन आए थे, पीछे पीछे घूमे थे कि आप हमें जिताओ, हम आपको उजड़ने नहीं देंगे। दिन और रात हम उनके गेट पे लगे रहे, उनके लिए प्रचार प्रसार किया, जिसने जैसा कह दिया वैसा किया। पर यही है ना कि हमारे देश में गरीब का कोई वजूद नहीं है, इसको खाली एक इस्तेमाल करने की कठपुतली समझते हैं हमारे जो भी नेता है। अगर वो चाहते ना, अगर यही हम अपने देश के वासी ना होकर के ना किसी बाहरी देश के नागरिक होते, उनके साथ ऐसा होता तो हमारे देश का हर एक नेता उनका हितैषी बन के खड़ा हो गया होता। क्यों? क्योंकि उनसे उनका प्रचार प्रसार होता, वाहवाही होती, देश में भी और विदेश में भी। घर के लोगों के लिए नहीं करेंगे, अपने देश के लिए नहीं करेंगे। रोहिंग्या मुसलमान आके वहां पर से उनकी कॉलोनी बसवा दी, वो बाहर से आए थे, आज वो रह रहे चैन से, और हम यहीं के बाशिंदे रहने वाले होके हमें ऐसे उजाड़ के फेंक रहे। बोलते हैं हम नाजायज है। अरे अब नाजायज कैसे है? पैदा तो इसी देश में हुए, तुम अपने नियम कानून लाके हमें बेशक नाजायज कर दो। जन्म तो हमने इसी देश में लिया, इसे भी मिटा दोगे? अभी तक पड़े रहने दिया, बसे रहे, रह रहे, खा रहे थे। अरे पैदा क्यों उन्हें देते हो? भगा दिया करो। खंडर पड़ा था, हमें नहीं पता, मगर हमारे भाई बंधु बुजुर्ग बताते हैं वीरान थी ये जगह। इसको अपने हाथों से लोगों ने कृषि के योग्य बनाया, मेहनत करी। जब सब कुछ अच्छा हो गया तब इनकी निगाह आ गई। ये सारे सबके पशु है, सब भेड़ बकरी पालते हैं। कोई यहाँ पे सेठ, कोई धन्ना सेठ हम धूल मिट्टी में क्यों रहेगा? यमुना किनारे कहते हैं यमुना की फसल खाने से पोल्यूशन होता है, मतलब दूषित है, वो जहरीली है, विषैली है, इसे खाने से हम बीमार पड़ेंगे। हमारी खेती बंद करा दी, खेती भी हमने कई साल पहले से छोड़ रखी है, नहीं कर रहे। एनजीटी का पता नहीं क्या करा, वो लागू करा दिया कि आप खेती नहीं कर सकते। चलो वो उसमें भी राजी, हमने अपनी रोजी रोटी भी छोड़ दी, बच्चे हमारे इधर उधर जाके काम करने लगे। उसके बाद
हम तो यहाँ रह रहे हैं, हम तो यही पानी पी रहे हैं, हम जिंदा हैं कैसे पता नहीं। हम जानवर हैं उनकी नजर, भाई हम तो जानवर भी नहीं है, जानवर को लिए फिर भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें तो मरा हुआ समझ लिया है। हम यही रह रहे हैं, सब कुछ है। अब इनसे ये पूछा जाए क्या ये महिला ही नहीं है, इनकी इज्जत नहीं है जो इसने मैदानों में छोड़ दिया है नहाने धोने के लिए, शौच करने के लिए। बड़े नारे लगाते हैं महिलाओं के लिए, कहाँ बैठ के नहाए, निगाह रखते हो, कैमरे हम पे लगाते हो। अरे बहुत से काम है दुनिया में करने के लिए, अपने ही देश की जनता को मार रहे हो। बहुत गालियां आती है और बहुत कोसना आता है, बहुत बेबसी महसूस होती है। अगर जेब भारी होती तो ये लोग यहाँ नहीं पड़े रहते। महीना बरसा हो गया, पूरे दिन ऐसे लू में बैठे रहते हैं गर्म हवाओं में, सोचते हैं कहीं शौच जाना है या नहाना है तो अब वैसे भी ना बोल बोल के बहुत बोल लिया, पर किसी के कान में आवाज नहीं जाती। बोलने हम तो यहाँ मर भी जाए ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी लगे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। दिन की पोती थी मेरे, जिस दिन मेरा बर्मा टूटा था। आज 1 महीना की मेरी पोती है कि झूम में पड़ी है, 100 वर्ष पुरानी झूम है, 70 वर्ष की उम्र आएगी मेरी। आज भी मैं रोड पे पड़ी हूँ, 10 दिन की पोती को आज महीना भर की हो गई। आओ तो चलो, आओ तो चलो, कहाँ जाऊँ मैं ठोर बताओ कहाँ जाऊँ है। अरे मैं रोज मेरे पास डोर भी है, मेरे पास गाय भी है, मेरे पास बकरी भी है, मैं कहाँ का लेकर जाऊँगा। अब रोज आता है, चलो यहाँ से भरो सामान भरो, मुझे ठोर बताओ कहाँ जाऊँ मैं। 1 महीना आएगा मैं तंग करता, हमने ठोर दिए जाएगी, हम जाएंगे नहीं रोड के मारे सीधा बच्चे को लेकर मरूंगी मैं। हाँ मैं ठोर नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल नहीं, मैं चौड़े छोड़ी हूँ। हेलो हेलो हेलो, मैं बेला स्टेट की रहने वाली हूँ। 60 साल की हूँ मैं, 60 साल से मैं खेती मेहनत करती हूँ, मजदूरी करती हूँ, किसानों के यहाँ काम करती हूँ। और आज हमारा घर द्वार सब उजाड़ा हुआ है, किसानों की खेती भी उजाड़ दी बिल्कुल भी। ऐसा है कि डीडीओ वाले सामान भी दाग रहे हैं, बच्चे से घाम में डरे हैं बच्चे। जब तक हमें हक नहीं मिलेगा, जब तक हम मर जाएंगे रोड पे, पर हटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। मरवो मंजूर है और आए पर नौबत बंडोजर का नीचे भी आएंगे हम, पर हटने वाले नहीं है। कहता हमें कहीं बसा दे और हमारे किसानों को कहीं खेती दे दे थोड़ी बहुत रहने को, और नहीं देगा तो भाई हम तो बंडोजर के नीचे मर जाएंगे। हटने वाले नहीं है हम यहाँ से बिल्कुल भी। कितनी डीडीओ परेशान करे हमें, बर्मा भी तोड़ते हैं हमारे, शाम बच्चे रोटी खाते हैं, घाम में खा रहे हैं, रोटी बनाते हैं नहीं बनाते बाजे दिन, ऐसा बुरा हाल कर रखा है। सामान हमारे सब किसानों का, हमारा सबका दाव दाव है। तो ऐसा है कि हमारी आगे को सुनवाई होनी चाहिए, बस इतना ही कहना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे कई सालों से, उन्होंने तो हमारे चाचाओं ने कहा है, हम तो बहुत छोटी उम्र का, मैं 40 साल में मेरा, यहाँ 100 साल से ऊपर हो गया आदमी में रहते रहते, ठीक है 100 साल से ऊपर हो गया। और यहाँ किसानी इतना बढ़िया देते थे कि खेत के एक ही मानिएगा
जैसे कि आप पालक बाकी 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो बेच के आते थे, आप ज्यादा नहीं जाइए। 2014 की बात सुन रहे हैं, यहाँ पे 10 रुपए का भरी बेच के आए, इतने सस्ते थे यहाँ पे। जो सोच के किसान सोचते थे कि बेच के आए कि ना बेच के आए, फिर भी उन्होंने मजदूरी तेले वाला को बेचा है। आज उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज आप हालत देखिएगा, देखिए किसी भी आदमी को न घर में पानी पीने लायक है, न रहने लायक है, और किसी भी तरीके से बच्चे को पढ़ने के लिए छोड़ दीजिए। जैसे मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी बेटी कहाँ से बनाएंगे बताइए? ना कोई कमा पा रहा है और ना कोई जा पा रहा है। इनको तो किसानी आती थी खाली, माँ बाप तो पढ़ने जानते नहीं। कुछ बच्चे हैं तो कुछ कर लेते, चलो बाहर चल लेते हैं, गांधीनगर कर लिए तो 7-8 हज़ार में चल दिए। अब कमरा किराए पे ले या कहीं जाए, उनके माँ बाप ने तो उनका हाथ पाँव काट रखा है। उनको तो खुद तो आते नहीं, तो किसानी करने के चक्कर में चलो ये हमारी वाली करते हैं, हमें अंग्रेजों ने जमीन दिया हुआ है। तो अंग्रेजों ने दिया था, अंग्रेज आज कहाँ से आ गए? मोदी सरकार कहाँ से आ गई, या कांग्रेस की सरकार, या किसी भी सरकार का मान लीजिए आम आदमी सरकार कहाँ से आ गई? आज जल्दी साहब कहते हैं जगह चाहिए, उन्होंने जगह बनाई थी इसको, उन्होंने बनाई तो ले जाए आके। जब उनके पास कोई पेपर है, डीडी के पास आए तो ले जाए ना उनसे, तो पेपर तो निकलता नहीं कुछ भी उनसे। और कोई बोले तो उनको उठाने बंद करने के, कल जैसे कोई आदमी आए तो बंद कर देंगे, ये कर देंगे, धमकी देने लग जाते हैं, कोई सामान फेंक देंगे। अभी आधे से ज्यादा आदमी का सामान बना पड़ा है पूरा, रहने का छोड़िए। वो हालत का बर्मा एक आदमी ढूंढ के और रात को ड्रोन कैमरा चलाते ताकि देखने कहाँ पे बर्मा चल रहा है, कहाँ पानी भरेंगे। ये नहाने तक का इन्होंने हराम कर रखा है, तो भाई कहाँ नहाए कहाँ खाए, और जहाँ कहाँ जाए किसान लोग, उनको तो कुछ आता नहीं है। जो बच्चे बाकी है, अब आप लोग मीडिया के हिसाब से भाई कुछ आप लोग कर सके तो भाई भला हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बस इतना ही कहेंगे, आपको धन्यवाद। और तो बोलिएगा। हेलो, करिए उसका मैक सही करियो, मैक बिल्डर तोड़ा, हमारा घरों को तोड़ दिया, सामान दबा दिया, और बर्मा को तोड़ दिया। अरे तुम छीन छीन कर ले जा रहे सामान, छोड़ो छोड़ो यहाँ से, तुम जाओ कहीं भी जाओ। लेकिन कहाँ जाओ, लोग तुम मरेगा, तेरा कीड़ा पड़ेगा। तो कह रहा हमारे को दुआ मत, मैं दुआ ही दूंगी तेरे को। हाँ, हम कहाँ जावा? तो मेरे 2 खटिया लेकर वहाँ फटक दिया रास्ता में, फिर मैं उनको उठा के ले आई, तो मैं फिर रोती रोती आ गई, तो वो हंस रही है खूब जोर से कंगला। तो मैं कि मैं तुम हमारे सामान क्यों लेकर, तू तोड़ रहे तो तोड़ दे तू की, फिर हमारा सामान क्यों दबा रहा तू, कि तुम यहाँ से निकलो। मैं कहाँ जाऊँ, हमें तुम जाओ कहीं भी रहो। हेलो, ये जो हमारी एग्रीकल्चर खेती की जो जमीन है, बीडीए कहती है, सरकारें कहती है कि ये हमारी है, क्योंकि इस जमीन पर हमने कब्जा नहीं किया। ये जमीन 1947 से पहले 1913-14 में, जब देश की जनता की ऐसी स्थिति भुखमरी वाली स्थिति थी, क्योंकि यहाँ पर अनाज की बहुत कमी थी, जब यहाँ पर पानी की व्यवस्था होती थी, वहां पर खेती का काम होता था। ज्यादातर नदियों किनारे ही खेती की जमीनें होती थी, क्योंकि वहां पर पानी के स्रोत होते थे। जहां पर पानी के स्रोत होते थे वहीं पर खेती होती थी। जब ये जमीन बंजर, कूचे, घास, बड़े बड़े जंगल, कीकर, ये सब जब इस जमीन पर खड़े हुए थे, तो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए ये जमीनें हमें दी, हमें इन जमीनों पर बिठाया, क्योंकि कुछ तो इन जमीनों के जंगल, कूचे, कीकर, ये सब हमारे पूर्वजों ने काटे, इसे साफ किया। कुछ घोड़ों को घास के लिए बनाई, जो उन्हें घोड़ों के लिए घास की व्यवस्था होती थी। जहां पर पानी होता था वहीं पर घास पैदा होती थी। तो उसी के माध्यम से कुछ जमीन को खेती के लिए बनाया, जिससे सब्जियों का और अनाज का
पैदा करना शुरू किया। जैसे जैसे आगे समय बीतता गया तो यहाँ पर इस जमीन को समतल किया गया, उपजाऊ बनाया गया, ग्रीन बनाया गया, क्योंकि जब यहाँ पर पैदावार होने लगी, यहाँ पे हरियाली हो गई, वो कीकर और जो कूचे हुआ करते थे वो सब हटा दिए गए और ये जमीन समतल और ग्रीन हो गई। क्योंकि जहाँ पर पानी के स्रोत होते हैं खेती वही की जाती थी, क्योंकि वो जमीन उपजाऊ होती थी। जहाँ जमीन उपजाऊ होती थी तो खेती का काम वही होता था। तो जब यह जमीन उपजाऊ हो गई, खेती यहाँ पर चलने निकली, यहाँ पर पैदावार होने निकली, तो अंग्रेजों ने इस पर लगान लगा दिया। वो लगान भी हम लोग देते थे, क्योंकि इस लगान की रसीदें आज भी हम पर मौजूद है। जब उसका लगान हम देते हुए आए, जब देश आजाद हुआ, ऐसा नहीं है कि बेला स्टेट का योगदान आजादी में नहीं रहा। हमारे पूर्वजों ने भी आजादी में बड़ा सहयोग दिया, आजादी की लड़ाई को लड़ा। जिस भी प्रकार से देश के विकास में, देश की लड़ाई में जो भी संघर्ष, जो भी सहयोग हमारे यहाँ के देश शक्ति में उन्होंने दिया। जब हमारे पूर्वज जो एग्रीकल्चर खेती का काम करते थे, उसने यहाँ पर इस प्रकार की पैदावार को बढ़ाया कि दिल्ली में जो सब्जियों का रेट बहुत ऊंचे स्तर पर हो जाता, उसे बहुत नीचे स्तर ले आते, क्योंकि ये जमीन बहुत उपजाऊ थी, यहाँ पे पानी की सुविधा थी, पानी 20-25 फुट के नीचे ही पानी था, चाहे तो बोरिंग के माध्यम से पानी दे थे, क्योंकि पानी जब गड्ढे के किनारे का पानी का स्रोत ऊपर होता है। तो जब यहाँ पर पैदावार बढ़ने लगी, देश आजाद हुआ, ये लगा लो जब अंग्रेजों ने हमें इस जमीन पर बिठाया था, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो अंग्रेजी शासन जब खत्म हुआ तो भारत की सरकार बनी होगी, भारत की गवर्नमेंट आई होगी। 1947 के बाद उन्होंने इस जमीन को खाली क्यों नहीं करवाया, उन्होंने हमसे इस जमीन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि उन्हें भी लालच था। पर यहाँ के लोग अशिक्षित होने के कारण इस जमीन को अपना नाम नहीं करा पाए, क्योंकि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रावधान निकाला था कि जिसने जिस जमीन पर 20 साल खेती कर ली, वो जमीन को मालिकाना हक ले ले। लेकिन यहाँ के लोग जब गए तो यहाँ के लोग अशिक्षित होने के कारण इन लोगों को बेवकूफ बना दिया और कहा कि आपकी जमीन की क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वाकई पहले जमीन की वैल्यू नहीं थी, जमीन की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे एग्रीकल्चर ने यहाँ विकास किया, खेती ने यहाँ विकास किया, तो जमीन लोगों की नजर में आने लगी, सरकारों की नजर में आने लगी। लेकिन वो सब भूल रहे थे कि ये लोग जो सब्जियां, जो अनाज पैदा कर रहे हैं, ये लोग भी देश के विकास में भागीदारी अपनी निभा रहे हैं। लेकिन वह अपनी भागीदारी को सरकारें नहीं निभा रही थी, वह इन पर अन्याय करने पर चली हुई थी। पहला नोटिस उन्होंने 1991 में दिया। जब 1991 में दिया, हम लोग सीधे और एफिशिएंट होने के कारण इस जमीन पर हमारे मालिक और ही बने रहे, क्योंकि हम लोग कभी कहीं नहीं गए, अपनी जमीन में मस्त रहे, अपनी जमीन में घुस रहे, अपने खेती करना, अपने परिवार का भरण पोषण करना, यहाँ तक ही सीमित रहे, आगे की सोच हमने नहीं रखी। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी थी, उन्हें पता था ये आगे की सोच रखती है, तो हम लोगों ने जो हमारे आने वाली नस्ल है उसे शिक्षित किया, क्योंकि हमें इस गरीबी रेखा से उठने का एक ही रास्ता, एक ही जरिया था कि हम अपने परिवार, अपने बच्चों को शिक्षित करें। क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर की जमीन, इस पर ये अनेक लक्षण लगाने लगे। कभी कहते हैं कि यमुना का दूषित पानी हो चुका है, लेकिन पहले से वो दूषित नहीं था, आज दूषित कैसे हुआ, इसका कारण किसी ने नहीं जाना। आज जब इस यमुना में वजीराबाद से लेके चिल्ला गांव तक 28 सालों का गंदा पानी इस यमुना में डाल लोगे तो वह पानी दूषित होगा। तो
को किसी ने नहीं सोचा, उद्देश्यता को नहीं सोचा, और जो देश के विकास में भागीदारी किसान लोग कर रहे थे उन पर नाक्शा लगा दिया कि आपकी फसल जहरीली है। यह फसल जहरीली नहीं थी, यह फसल जहरीली नहीं है, इसे खाने से किसी को कोई बीमारी नहीं, ऐसा हमने सत्य पेश भी किया है। लेकिन जो नाले जमुना के अंदर इन्होंने डाल दिए उससे यमुना का पानी दूषित हुआ, उस पर कोई नहीं गया। इन नालों का पानी को एकत्रित करके साफ किया जाए, फिल्टर किया जाए, फिर यमुना के अंदर डाला हुआ है। ऐसा हमारी सरकारों ने कभी कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं तैयार किया जिससे गंदे नालों का पानी फिल्टर करके जमुना में डाला जाता। तो आज भी ऐसा करने पर यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है, यहाँ की जमीन की जो पैदावार है काफी हद तक दिल्ली को बहुत निचले स्तर तक सब्जियां और अनाज देने में सक्षम रही है और आगे भी देती रहेगी। लेकिन इन्होंने अब जो यहाँ की जमीनों को उजाड़ने का बेड़ा जो चलाया है, इससे पूरी दिल्ली पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हम जो पशुपालन का व्यवसाय का काम था, हमारा पशुपालन का भी काम था, क्योंकि इसके जरिए खेती के जरिए ही हमारा पशुपालन का भी काम चलता था, जिससे हम लोग दिल्ली को दूध भी, शुद्ध दूध जो दिल्ली को देते थे। अब हमारी यहाँ पर गाय भैंसे जो हम लोग पालते थे, इन्होंने वो सब भी उजाड़ दिया। आज हमें खुद नहीं पता कि हमारी गायें कहाँ हैं। कुछ गायें हमने मजबूरन यहाँ से हटाई, कुछ कोड़ियों के भाव दूसरों को दे दी, क्योंकि हमारी जो पूंजी थी, हमारा पशुपालन, हमारी खेती ही थी, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। सरकारें जो अन्याय हमारे साथ कर रही है वो आज सबके सामने है, सबके सामने दिख भी रहा है। क्योंकि ये कहते हैं कि यमुना के अंदर कंक्रीट नहीं हो सकती, जमुना के अंदर पक्का नहीं किया जा सकता, तो हम तो ठोस की झोपड़ी बनाकर ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन आज ये लोग यमुना के अंदर जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं कि हम यहाँ पर पार्क बनाएंगे, कहते हैं कि पार्क में 400, 500 जो भी 300 करोड़ 400 करोड़ रुपये हर सालाना लोग जमुना सफाई का दिखाते हैं, वो कागजों में ही सफा उसमें कभी सफा नहीं होती। और ये जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं कंक्रीट पत्थर का, ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि जमुना को पहले तो दूषित, अब दूषित किया जा रहा है। क्योंकि जब वहां से आप खेती को हटा दोगे, वहां से हरियाली को हटा दोगे, उसमें पक्का कंकड़ पत्थर कर दोगे, तो वो दूषित है। क्योंकि पानी के स्रोत जाम हो जाएंगे, यहाँ की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी। और ये जो पार्क बना रहे हैं, साल में 2 साल में जब भी जमुना अपने स्थान पर आएगी तो इन्हें सब तहस कर देगी। जिस प्रकार से ये आज हमारी खेतियों को तहस कर रहे हैं, उसी प्रकार से जमुना भी रूप लेती है अपना, तो इस पार्क को तहस कर देगी। ये कभी भी इसमें सफल नहीं होंगे। सिर्फ सरकार का जो पैसा है उससे बर्बाद, सरकार का पैसा नहीं, हम गरीब आदमियों का जो हम लोग टैक्स देते हैं वो पैसा ये बर्बाद कर रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं, गरीब आदमियों को मिटा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, काफ़ी लोगों ने अपनी बात रखी और ये जो जमुना खादर में जो किसानों के जो संघर्ष है और किसानों की जो उपस्थिति है वो लगभग 100 सालों का है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो हटा रही है और इनको यहाँ से उजाड़ करके कहीं बसा नहीं रही है, बल्कि सड़कों पे छोड़ रही है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो भी बुजुर्ग जानकार लोग हैं, आज जो हमने आप लोगों से बातचीत की, आगे चल करके जो अभी यहाँ नहीं है, कहीं दूसरी जगह चले गए हैं या अभी यहाँ घर उजड़ गया है, जिसकी वजह से कहीं अपना आशियाना दूसरी जगह पर बना लिए हैं या कहीं रिश्तेदारी के यहाँ चले गए हैं, तो कोशिश करेंगे कि उन लोगों से अलग से बातचीत करें। तो आप लोग के जानकार जो भी बुजुर्ग हैं जो यहाँ अपनी ज़िंदगी लगाए हैं, उनकी सूची बनाइएगा और हम
हीरा जी से और कमल के कांटेक्ट में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी बातें लें। इसके अलावा अगली बार हम आएंगे तो रेखा है जो उस तरफ राजघाट की तरफ उनकी बस्ती है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। उधर चिल्ला खादर है, वहाँ भी जाने वाले हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो है कम से कम पब्लिक के सामने आए कि किस तरह से जो शहर को बसा रही है, शहर को खाना खिला रही है, शहर को शुद्ध हवा दे रही है, उनकी आवाज़ यहाँ के आम लोगों तक जाए। क्योंकि आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, संयोग है, दुर्योग है कि यहाँ के जो शहर वासी हैं उनको पता नहीं चलता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर थोड़ा भी मदद कर पाएँ तो हमें खुशी होगी। धन्यवाद। सभी लोगों का अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पीआरसी का एक सेशन इवेंट है जिसको हम अनदर सिटी इज पॉसिबल, यानी कि दूसरी प्रकार के शहर की तरफ को मतलब उसको इमेजिन करना, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस सेशन में हम लोग आप ही लोगों के बारे में बात कर रहे थे, किस तरीके से आप लोगों के खेतों को उजाड़ करके एक नए शहर के निर्माण के बारे में सरकार सोचती है। लेकिन खेतों का शहर में क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है, उस मुद्दे पर ही हम बात कर रहे थे। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। राजेंद्र रवि जी का धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए सभी मीडिया टीम, विजय है, याचना है जो यूथ फॉर क्लाइमेट से है, चैनिका है जो पीआरसी की टीम से है, प्राची है जो अपने घर से चीज़ों को ऑपरेट कर रही है। इन सभी लोगों का धन्यवाद। इसी के साथ हम इस सेशन का समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों से अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।